अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे, आप सब अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। सो दिस इज योर लेक्चर नंबर 12 ऑफ द एनिशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जहां पे हम एनिशिएंट हिस्ट्री को पूरी तरीके से पूरे हम कैसे इन डेप्थ पढ़ रहे हैं। और यहां पे आज जो हम टॉपिक इंटरेस्टिंग टॉपिक वी विल स्टार्ट, दैट इज द मौर्यन पीरियड। आज हम मौर्यन पीरियड की बात करेंगे, आज हम चाणक्य की बात करेंगे, आज हम अखंड भारत की बात करेंगे। सो ये सब चीजों पे आज हम बात करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग लेट अस गो टू दिस कोट दैट जो चाणक्य ने बोला है, बिफोर यू स्टार्ट एनीथिंग लर्न टू थिंक एंड प्लान वेल। A person who is prepared and knowledgeable will always have a greater chance of success. ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट वो टॉपिक। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं यहां पे एक स्टोरी, जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि यहां पे जो चाणक्य जिसके बारे में हमें पढ़ना है, हमें यहां पे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ना है। बोला जाता है कि जो चाणक्य थे, चाणक्य किसके दरबार में थे? चाणक्य वॉज वर्किंग इन दरबार ऑफ किसके? जो नंदा डायनास्टी की हमने बात की थी, जो हमने नंदा डायनास्टी की बात की थी, दैट इज महापद्मा नंदा, या हम कह सकते हैं धनानंद। धनानंद के दरबार में कौन काम कर रहा था? दैट इज चाणक्य। हम कह सकते हैं कौटिल्य, कौटिल्य, चाणक्य, जो भी आप नाम देना चाहते हो वो। वहां पे क्या होता है कि जो धनानंद होते हैं वो इसकी बेइज्जती कर देते हैं, क्योंकि ये दिखने में उतना अच्छा नहीं होता। सो जब इसकी बेइज्जती होती है, उसी टाइम चाणक्य क्या काम करते हैं? चाणक्य या विष्णुगुप्त, या हम कह सकते हैं कौटिल्य, ये उसी टाइम पे ठान लेता है कि भाई साहब मुझे इस एम्पायर को खत्म करना है, मुझे इस नंदा एम्पायर को खत्म करना है, इस धनानंद को सबक सिखाना है। अब ये रिवेंज इसके दिमाग में रहता है, और ये रिवेंज को कंप्लीट करने के लिए जब ये वहां से निकलता है तो वो ये बाहर, ये लेजेंड्स है, ये स्टोरीज है। बोला जाता है कि ये बाहर एक बच्चे को देखता है, और वो बच्चा एक पत्थर पर बैठा होता है, और छोटे छोटे बच्चे उसके सामने होते हैं, और ये उन बच्चों को बोलता है कि वो एक बच्चे को पकड़ के लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो है, ये यहां पे बैठा होता है, जो छोटा बच्चा चंद्रगुप्त मौर्य, यहां पे छोटे छोटे बच्चे, और ये छोटे छोटे बच्चे क्या काम करते हैं? ये एक बच्चे को पकड़ के लाते हैं और इसको कूड़े मारते हैं, 2 कूड़े। जब इसको 2 कोड़े मारते हैं, 2 से 4 कोड़े मारते हैं, या कुछ कोड़े मारते हैं, तब उसके बाद फिर ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है, जो ये छोटा बच्चा होता है, ये छोटा बच्चा नीचे आ जाता है। फिर ये उनको बोलता है कि मुझे भी 10 कोड़े मारो, क्योंकि ये बादशाह है, ये बादशाह होता है, ये इस मूवी का बादशाह होता है। जो ये परफॉर्म कर रहे होते हैं ये बच्चे, ये एक्ट, ये खेल रहे होते हैं, तो यहां पे बादशाह कौन होता है? चंद्रगुप्त। अब चाणक्य ये देख के हैरान हो जाता है, ये कौटिल्य ये देख के हैरान हो जाता है कि भाई साहब इसने तो इसको मारे, क्योंकि इसने कुछ किया था, इसने चोरी की थी खाने की, तो इसलिए इसको क्या पड़े? इसको 2 दुर्रे पड़े। लेकिन ये बादशाह क्यों अपने को दुर्रे पड़वा रहा है? दैट इज, इसको तो 10 दुर्रे पड़ रहे हैं बादशाह को, बादशाह को 10 बार लठ पड़ रही है, ये क्यों लठ पड़वा रहा है खुद को? तो ये चीज देखने के लिए चंद्रगुप्त वहां पे, ये वहां पे कौटिल्य वहां पे जाता है, और कौटिल्य इनसे पूछता है चंद्रगुप्त मौर्य से कि बेटा मुझे आप बोलिए कि ये तो समझ आ गया कि इसने फॉर एग्जांपल रोटी चोरी की थी, तो इसको 2 दुर्रे पड़े, आप तो बादशाह थे, आपको क्यों पड़े? बोला बादशाह तो जब ऐसा प्रजा का ऐसा हाल हो कि वो खाने के लिए चोरी करे, वो जिंदा रहने के लिए चोरी करे, जब कोई भी चीज अच्छी ना चल रही हो, तब बादशाह को तो कोड़े ही पड़ने चाहिए ना। तब ये बातें सुन के ये जो कौटिल्य है, इसका दिमाग, इसने बोला ये बच्चा कुछ करेगा। फिर बोला जाता है कि इसकी मां के पास जाता है, फिर इस चंद्रगुप्त मौर्य को अपने साथ ले जाता है। एक तो ये स्टोरी है। दूसरी स्टोरी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है कि चंद्रगुप्त मौर्य ही वाज द वंशज ऑफ दिस नंदा डायनास्टी। दैट मीन्स इसकी जो मां थी वो एक दासी थी, वो एक स्लेव थी। कहा? इसी इन्हीं नंदास में। तब ये इलेजिटिमेट चाइल्ड पैदा होता है और इसको फिर फेंक दिया जाता है। दूसरी ये भी स्टोरी है। और फिर इसको एक शफर्ड परिवार होता है, वो इसको उठाता है, उसको पाल पोस के बड़ा करता है थोड़ा सा। फिर फिर कौटिल्य आता है, कौटिल्य अपने साथ ले जाता है।
तो देयर आर नंबर ऑफ स्टोरीज रिलेटेड टू दिस, वी विल गो थ्रू वन बाय वन। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को भी समझ आएगा। नाउ जब हम बात कर रहे हैं यहां पे सोर्सेज से पहले एक बात मैं यहां पे करना चाहता हूं कि यहां पे जब हमने देखा था कि इससे पहले कि देयर वाज द ग्रोथ ऑफ मगधा, सो विद दिस ग्रोथ ऑफ मगधा जो हमने बोली थी, ग्रोथ ऑफ मगधा, ग्रोथ ऑफ मगधा, मगधा की बहुत ग्रोथ हमने देखी धनानंद के टाइम पे, नंदा डायनास्टी के टाइम पे। उसके बाद देयर इज इमरजेंस ऑफ कौन सा, दैट इज द मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर। और इसका सोर्स हमें कहां से मिलता है, वी कैन से दिस वाज द फर्स्ट पैन इंडिया एम्पायर, फर्स्ट, ये याद रखना है, दिस वाज द फर्स्ट पैन इंडिया एम्पायर, फर्स्ट पैन इंडिया एम्पायर, दैट फुल इंडिया पे, फुल इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, दैट इज, आप मान के चलो इंडिया भी इसमें था, इसमें पाकिस्तान भी था, इसमें हमारे पास बांग्लादेश भी था, इसमें हमारे पास नेपाल भी था, इसमें हमारे पास अफगानिस्तान के कुछ पार्ट्स भी थे। सो दिस वाज द अखंड भारत। इज दिस पॉसिबल राइट नाउ? पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पार्ट्स ऑफ द अफगानिस्तान, दिस वाज द अखंड भारत, जो अभी बात चल रही है। बट व्हाट आर द सोर्सेज जहां से हमें पता चलता है ये सब चीजों का कि मौर्यन एम्पायर इतना बड़ा था? वी आर हैविंग द लिटरली सोर्सेज, इन दैट लिटरली सोर्सेज कौटिल्य की अर्थशास्त्र, यही कौटिल्य जो चंद्रगुप्त मौर्य को बड़ा करता है, चंद्रगुप्त मौर्य को वो एक वॉरियर बनाता है, वो एक किंग बनाता है, दैट इज द चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और वाह कौटिल्य की अर्थशास्त्र। उसके बाद मेगास्थनीज, जिसकी बेटी के साथ, जिसकी हम कहते हैं कि जो मेगास्थनीज हमारे पास यहां पे बुक देखने को मिलती है, वहां पे मेगास्थनीज को यहां पे सेलिसस निकेटर भेजता है। सेलिसस निकेटर जो होता है उसकी जो बेटी होती है वो चंद्रगुप्त मौर्य की दूसरी बीवी होती है। सो मेगास्थनीज के बारे में बात करेंगे, जिसको भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कि वो सर्व कर सके इसको। विशाखादत्ता की मुद्राराक्षा के बारे में पढ़ेंगे, यहां से हमें सोर्सेज मिलते हैं, या बुद्धिस्ट जैन सोर्सेज हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य था ही वाज ए जैन बाय रिलीजन। हमें यहां पे एडिक्ट्स देखने को मिलते हैं, मेजर रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स सेपरेट कुछ देखने को मिलते हैं। यहां पे हमें पिलर एडिक्ट्स देखने को मिलते हैं, यहां पे हमें माइनर पिलर एडिक्ट्स देखने को मिलते हैं। बहुत सारी चीजें हमें यहां पे देखने को मिलती है। नाउ लेट अस स्टार्ट। अगर हम बात कर रहे हैं कौटिल्य की, विष्णुगुप्त की या चाणक्य की बात कर रहे हैं, जो इन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी, दैट वाज इन द संस्कृत। That is we can say that was the political science. That is a full political science. और इसी चंद्रगुप्त, इसी चाणक्य, इसी कौटिल्य, इसी विष्णुगुप्त ने मदद की थी चंद्रगुप्त मौर्य की, ताकि वो पावर में आ सके। जब चंद्रगुप्त मौर्य पहला अटैक करता है तो वो हार जाता है, वो 3 से 4 अटैक करता है, वो हार जाता है। फिर यहां पे आप सुनिए, यहां पे जब वो हारता है, वो नहीं कर पाता है हमला, क्योंकि नंदा आर्मी बहुत बड़ी होती है, धनानंद के पास एक बहुत बड़ी आर्मी होती है। अब उस आर्मी को ऐसे आप हरा नहीं सकते थे। तब जो कौटिल्य होता है और जो चंद्रगुप्त मौर्य होता है, कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य को अपने साथ ले जाता है, और ये एक जो इसका एक स्टूडेंट होता है उसके घर जाते हैं खाना खाने के लिए। जब ये वहां पर खाना खाने के लिए जाते हैं तो वहां पे क्या काम होता है, वहां पे खीर इनको परोसी जाती है, खीर टाइप कुछ परोसा जा रहा होगा। और ये बच्चा क्या काम करता है, जो इसका दूसरा शागिर्द होता है, बच्चा नहीं, जो इसका दूसरा शागिर्द होता है, वहां पे बच्चा भी होता है, वो बच्चा इस खुलती हुई खीर में अपना हाथ डाल देता है, उसका हाथ जल जाता है, ठीक है। और चाणक्य को समझ आता है कि आप जले को हाथ लगाओगे तो आप भी जल जाओगे, हमें जले को हाथ नहीं लगाना है। हम गलत कर रहे थे अभी तक, हम डायरेक्ट अटैक कर रहे थे किस पे, नंदा डायनास्टी पे, हमें डायरेक्ट अटैक नहीं करना है। उसके बाद ये कौटिल्य क्या काम करता है, कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर फिर ये जो छोटे छोटे किंगडम्स है, जो आप नॉर्थ वेस्ट में छोटे छोटे किंगडम्स देख रहे हो, क्योंकि उस टाइम पे अलेक्जेंडर की डेथ हो गई होती है, ठीक है, ये इन छोटे छोटे किंगडम्स को अपने कब्जे में ले लेता है, कुछ को अटैक करके और कुछ के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना के एक बहुत बड़ी आर्मी खड़ी कर देता है। और इस बहुत बड़ी आर्मी खड़े करने के बाद फिर ये नंदा डायनास्टी पे आता है, फिर नंदा डायनास्टी पे अटैक करता है और फिर ये वहां का महाराजा बन जाता है। सो ये है। और जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र जो हमारे पास है, ये एक एनिशिएंट इंडियन संस्कृत ट्रीटीज है, जहां पे आपको देखने को मिलता है स्टेट क्राफ्ट,
पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक पॉलिसीज, मिलिट्री स्ट्रेटजी, सब कुछ देखने को मिलता है। जहां पे आप देखते हो कि इसमें बहुत सारे, क्योंकि इसमें अलग बुक ऑफ गवर्नेंस अलग दी गई है, इसमें एथिक्स के बारे में बुक अलग है, इसमें इकोनॉमिक्स के बारे में बोला गया है, इसमें मिनिस्टर्स के बारे में बोला गया, लॉ, सिविल, क्रिमिनल कोड सिस्टम, हर किसी चीज के बारे में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बोला जाता है। सब कुछ लिखा था इसने, डिप्लोमेसी से लेकर गवर्नेंस तक, एथिक्स से लेकर इकोनॉमिक्स तक, क्रिमिनल जस्टिस से लेकर ट्रेड तक, सब कुछ, वॉर से लेकर पीस तक, ड्यूटीज से लेकर फंडामेंटल राइट्स तक, ऑब्लिगेशंस तक किंग पे, वो सब कुछ इस पे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा था। और ये जो हमारे पास अर्थशास्त्र है, ये टोटल 15 बुक्स की है और इसमें 180 चैप्टर है और 3 पार्ट्स है। अब देखिए 3 पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना है 3 पार्ट्स कौन कौन से। पहला जो पार्ट है दैट डील्स विद द किंग एंड द काउंसिल। पहला क्या है? पहला किंग एंड काउंसिल। और दूसरा जो हमारे पास है वो डील करता है किसके साथ? दैट इज द सिविल एंड द क्रिमिनल लॉ। द फर्स्ट पार्ट इज विद द किंग एंड हिज काउंसिल और उसके डिपार्टमेंट्स, और सेकंड पार्ट इज विद द सिविल एंड द क्रिमिनल लॉ, एंड द थर्ड पार्ट इज द वॉर एंड द डिप्लोमेसी। अब आप खुद देख सकते हो, ये दिस वाज द कौटिल्य के अर्थशास्त्र। यहां पे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सिर्फ इतना ही नहीं, यहां पे आपको सोशल और इकोनॉमिक लाइफ के बारे में, कंडीशंस के बारे में, वहां के उस टाइम के लोग कैसे थे, कैसा रहन सहन था उन सब का, उन सब के बारे में आपको देखने को मिलता है यहां पे चीजें। और यहां पे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि एक इंसान तभी स्लेव हो सकता है, तभी वो गुलाम बन सकता है, या तो वो क्या होगा, या तो वो जंग की वजह से हो जाएगा स्लेव, या तो वो डेट की वजह से स्लेव हो जाएगा। दो ही तरीके, या तो जंग या तो डेट। ये चीज यहां पे और भी चीजें बोली गई कि अगर कोई फीमेल स्लेव बर्थ देती है किसी बच्चे को और उस बच्चे का जो फेदर्ड होता है, मतलब जिसका वो बच्चा होता है वो मास्टर होता है वहां का, तब उस स्लेव को आजाद किया जाएगा और एक स्लेव को फ्रीडम दी जाएगी, और जो चाइल्ड होगा उसको माना जाएगा ही विल बी द लेजिटिमेट सन, और उसके पास पूरा हक होगा प्रॉपर्टी लेने का। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। ठीक है, ठीक है। और बोला जाता है कि अर्थशास्त्र जो है वाज नोन टू एग्जिस्ट इन 1905 में ही इसका पता चला, जब पंडित नियर जो थंजौर है हमारा तमिलनाडु में, वहाँ पे एक संस्कृत मनस्क्रिप्ट इसको मिलता है लाइब्रेरी में से, और जो इसको पास ऑन किया जाता है फैमिली की तरफ से। ठीक है, जो हमारे पास रुद्रपटना है, रुद्रपटना शास्त्री, ये एक स्कॉलर हैं और लाइब्रेरियन होते हैं ओरिएंटल सर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मैसूर के, जिसको जो आइडेंटिफाइड करते हैं इस चीज़ को, ये अर्थशास्त्र है कौटिल्य की। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सो दिस रुद्रपटना श्यामसतिया जो है ये एक स्कॉलर है और लाइब्रेरियन थे, ओरिएंटल सर्च इंस्टीट्यूट इन द मैसूर। यही आइडेंटिफाई करते हैं कि जो ये संस्कृत आपको जो ये मिला है, आपको संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट जो आपको थंजौर से मिला है तमिलनाडु से, वही असल में कौटिल्य है। और लेकिन कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि जो ये अर्थशास्त्र है ये बहुत सारे स्कॉलर्स का काम था, ये सिर्फ अकेले में इसने नहीं लिखी थी। किसने? ये अकेले में कौटिल्य ने नहीं लिखी थी। उसके बाद हमारे पास आती है मेगास्थनीज। जो मेगास्थनीज की इंडिका है, मेगास्थनीज जो था ये एक ग्रीक एम्बेसडर था। ये ग्रीक एम्बेसडर था, इसको सेलिसियस निकेटर जो है वो बेचता है कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य में, जहां पे ये रहता है फिर पाटलिपुत्र में, और वहां पे ये मौर्यन एम्पायर का अकाउंट लिखता है, और उस बुक का नाम है इंडिका। क्या नाम है उस बुक का? उस बुक का नाम है इंडिका। ठीक है, और इसने सिर्फ यही नहीं लिखा है। ठीक है, देखिए अभी के टाइम पे जो हमारे पास इंडिका देखने को मिलती है ना, वो असल में ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल बुक सर्वाइव नहीं कर पाई है, लेकिन कुछ फ्रेगमेंट्स जो है प्रिजर्व किए गए थे इन सम ग्रीक एंड द लैटिन वर्क्स, जो सितबारू ने लिखी थी, एरियन ने लिखी थी, प्लानी ने लिखी थी। ठीक है, ये जो हमारे पास सेलिसस, स्ट्रैबो, प्लानी, एल्डर, एरियन, इन्होंने लिखी थी। ठीक है, उन अकाउंट्स को, बट कुछ मानते हैं कि ये जो अकाउंट्स है पूरे एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी है। यहां से भी हमें देखने को मिलता है, और इवन यहां से एक चीज हमें देखने को मिलती है, यहां पे तो ये इंडिका जो है मेगास्थनीज की, ये बोलते हैं कि यहां पे इंडिया में 7 कास्ट्स थे, 7 कास्ट्स वर देयर इन इंडिया। और ये तो बोलता है कि कोई स्लेवरी ही नहीं थी इंडिया में, ना ही कोई फेमाइन आया इंडिया में, ना ही कोई राइटिंग का आइडिया था इंडिया में। भाई ऐसा थोड़ी है भाई,
हम थोड़ी सब कुछ मानेंगे आपका। फिर 1846 में क्या होता है कि जो श्वेनबेक है वो कंपाइल करते हैं सर्वाइविंग फ्रेगमेंट्स जो हैं इस काम के, और उस कंपाइलेशन को फिर उसकी को कहा जाता है इंडिका, उसको इंडिका कहा जाता है। या जो हमारे पास JWM होते हैं वो ट्रांसलेट करते हैं फिर इसको इंग्लिश में इन 1877, ये हमें याद होना चाहिए। और मैगस्थनीज की इंडिका जो है वो हमें गिवन डिटेल अकाउंट अबाउट द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, पर्टिकुलरली द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कैपिटल सिटी, क्योंकि वो खुद कैपिटल सिटी में ही होता है, दैट इज पाटलिपुत्र, और उसकी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कैसी है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। और कंटेम्प्रेरी लाइफ इसकी नोटेबल कैसी थी, क्या चल रहा था वहां पे, वो सारी चीजें। उसके बाद हमारे पास आती है विशाखादत्ता की मुद्राराक्षा। जो विशाखादत्ता ने मुद्राराक्षा लिखी थी ये हमें कॉन्टेक्स्ट देती है किसके बारे में, दैट इज द अर्ली लाइफ जो थी चंद्रगुप्त की, अर्ली लाइफ ऑफ चंद्रगुप्त, अर्ली लाइफ, अर्ली लाइफ किसकी, अर्ली लाइफ ऑफ द चंद्रगुप्त की बात की जाती है। और ये लिखी किसने है, दैट इज विशाखादत्त ने लिखी है, ठीक है। और ये चीज आपको याद रखनी है, यहां पे ये चंद्रगुप्त सभा की भी बात करता है, ठीक है। इवन विशाखादत्ता वाज रिटन इन द संस्कृत एज अ ड्रामा, ठीक है। और इसको गुप्ता पीरियड में लिखा गया था, ठीक है। ये रिलेट करता है गुप्ता पीरियड के साथ भी। डिस्क्राइब हाउ चंद्रगुप्त विद द असिस्टेंस ऑफ द कौटिल्य, कैसे इसने ओवरथ्रो किया नंदा को, जो मैंने स्टोरी आपको बोली। एंड ही गिव अस द पिक्चर ऑफ द सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस अंडर द मौर्यास, उसके बारे में भी बात होती है यहाँ पे। इवन इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे अकाउंट्स है, बहुत सारे सोर्सेज है यहाँ पे, जहाँ से हमें पता चलता है कि यहाँ पे क्या था, ठीक है। इवन अगर आप जो बात कर रहे थे ना मैगस्थनीज की बुक में आपको और एक चीज भी देखने को मिलेगी, वहां पे मेंशन है एक पांडियन वुमेन रूलर का, मेंशन है अबाउट पांडियन वुमेन रूलर। कौन थी वो, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, पांडियन वुमेन रूलर, इसके बारे में मेंशन किया गया है कि ये इस टाइम पे थी। अब आपको ये चीज बोलनी है कि कहा कौन थी, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। नाउ अदर लिटरेचर्स, वी हैव द मौर्यन, जो हमें बुद्धिस्ट में, जैन लिटरेचर, पौराणिक लिटरेचर, वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, वहाँ से भी हमें इसका कॉन्टेक्स्ट देखने को मिलता है। या जो हमारे पास सेलेनीज क्रॉनिकल्स हैं, क्योंकि ये अपने बच्चों को, जो दीपावामसा और महावामसा है, इनको बेचते हैं कौन, अशोका, इनको बेचता है श्रीलंका, ताकि वो वहाँ पे क्या काम कर सके, वो वहाँ पे बुद्धिज्म को फैला सके। तो वो चीज़ भी हमें याद रखनी है। इवन वी हैव सम इंस्क्रिप्शंस आल्सो, वी हैव द जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन दैट वाज रुद्रदमन, वी हैव द शौगुरा इंस्क्रिप्शन ऑफ महिस्तान, वी हैव द सिलोनीज इंस्क्रिप्शन, वी हैव द विष्णु पुराणास, विष्णु पुराणास में भी जिक्र मिलता है, कलहना का जिक्र मिलता है, जो कलहना जिसने कलहना ने राज तरंगिणी लिखी थी, उसी में वो सामदेवा की बात करता है, जहाँ पे हमें कथी सरित सागर, उसमें भी हमें जिक्र मिलता है, हमें राज तरंगिणी में इसका जिक्र मिलता है। हमें अशोकन, जो टिफन टेलोर हमारा है, टिफन टेलोर जो हमारे पास अशोकन एडिक्ट है, उसको 1750 में डिस्कवर किया गया था, ठीक है। और पहला ये आपको याद रखना है, द फर्स्ट अशोकन edict that was deciphered in 1837 by James Prinsep, जेम्स प्रिंसेप ने किया था। ये चीज़ हमें याद रखनी है। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के ऑरिजिन, उसके बाद हम लास्ट में आएंगे इन पे, क्योंकि मैंने इसको क्यों जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, शौगरे इंस्क्रिप्शन या महिस्तान इंस्क्रिप्शन, इनको मैंने क्यों छोड़ा, क्योंकि इनको हम लास्ट में आर्ट एंड कल्चर में इसी में पढ़ेंगे। सो चंद्रगुप्त मौर्य जो था, चंद्रगुप्त मौर्य का ऑरिजिन जो है वो मिस्ट्री के अराउंड है। कुछ बोलते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन अगर हम देखें तो ये एक शुद्रा वुमेन से पैदा हुआ था इन द कोर्ट ऑफ नंदास, ठीक है। बोला जाता है ही वाज द इलेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ द नंदास। कुछ बोलते हैं कि अकॉर्डिंग द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन ही केम फ्रॉम द मौर्य क्षत्रिय क्लान, बोलते हैं कि इसका जो बाप था वो क्षत्रिय था और वो जंग में मारा गया और ये तब अपनी माँ के पेट में था, तब ये भी बोला जाता है। उसके बाद ये बोला, उसके बाद चंद्रगुप्त जो है वेंट टू तक्षशिला टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस, जो इसको कौन ले जाता है, कौटिल्य अपने साथ ले जाता है, वायर ही मेट। ये बोला जाता है कि ये वहाँ पे चाणक्य से मिला, ये ब्राह्मणिकल ऑरिजिन है ये बोलते हैं। और ए ब्राह्मण टीचर हु हैड वाउड रिवेंज, जिसको नंदा से रिवेंज लेना था, जो हमने इससे पहले ये बात की। लेकिन जो चंद्रगुप्त एंड चाणक्य थे ये रेज करते हैं अपने ट्रूपर्स को नंदा डायनास्टी के खिलाफ और अलाई करते हैं बाकी सारी जो किंग ऑफ तक्षशिला होता है इसके साथ। और ये पंजाब, पहले मैंने आपको बोला कि ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंट जो है ये वहां पे कब्जा कर लेता है और पंजाब वगैरह सारी चीजों को, सारे एरिया को वहां से कब्जा कर लेता है। और वहां से फिर जो हिमालयाज का जो किंग होता है, हिमालयाज का किंग, उसकी मदद लेके फिर ये चंद्रगुप्त इस पे नंदा डायनास्टी पे हमला करता है, नंदा डायनास्टी को खत्म कर देता है। उसके बाद स्टार्ट होता है रूल ऑफ द मौर्यन डायनास्टी, ठीक है। और दिस वाज द फर्स्ट ऑल इंडियन एम्पायर, ये आपको याद रखना है, दिस वाज द फर्स्ट ऑल इंडियन एम्पायर, ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है।
और उसके बाद जब ये सारी चीज़ें होती हैं, फिर ये क्या काम करता है, 1305 बीसी में चंद्रगुप्त मार्च करता है अगेंस्ट द सेल्यूसियस निकेटर, जो अलेक्जेंडर का जर्नल होता है, ठीक है, आर्मी जनरल होता है अलेक्जेंडर का, कहाँ पे, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पे। और चंद्रगुप्त इसको हरा देता है और एक ट्रीटी साइन करता है, ठीक है। और इस ट्रीटी के हिसाब से जो सेल्यूसियस निकेटर होता है वो ईस्टर्न अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और एरिया वेस्ट टू द इंदस जो है वो चंद्रगुप्त को दे देगा, ठीक है। उसके बदले चंद्रगुप्त क्या कर, उसके बदले जो है, और यही नहीं, इसके साथ साथ जो सेल्यूसियस निकेटर है वो अपनी बेटी को भी, जो हेलेना, जिसका नाम हेलेना होता है, हेलेना, हेलेना को किसको दे देगा, चंद्रगुप्त को, और चंद्रगुप्त उसके से शादी कर लेगा। और इन रिटर्न चंद्रगुप्त उसको देगा 500 एलिफेंट्स, 500 एलिफेंट्स इसको गिफ्ट में देगा। और सेल्यूसियस निकेटर अपने जो इसका मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज को जो ग्रीक एम्बेसडर है मौर्य कोर्ट में भेजेगा ताकि ये वहां पे रहे, ठीक है, ठीक है। अब ये चीज आपको याद रखनी है, यहां पे डायनास्टी, अब यहां अभी तक हम उतना डायनास्टिक रूल नहीं देख रहे थे, लेकिन यहां पे अब आप देखोगे डायनास्टिक रूल। दैट मीन्स जब फैमिली मेंबर्स क्या काम करते हैं, जब फैमिली मेंबर सेम फैमिली के बिकम रूलर्स आफ्टर वन अनदर, उस फैमिली को कहा जाता है डायनास्टी, ठीक है। उसको एम्परर नहीं कहा जाता, उसको डायनास्टी कहा जाता है, ठीक है। और मौर्यंस वर डायनास्टीज, और यहां पे 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, दैट वाज चंद्रगुप्ता, बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा दैट इज अशोका, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, डायनास्टी। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्परर एंड ए किंग। एम्परर का जो होता है दे आर लार्जर देन किंगडम्स, ठीक है। एम्परर बहुत किंगडम्स के ऊपर होता है, किंगडम्स को मिला के, किंगडम्स के लाशें बिछा के एम्परर बनता है, ठीक है, ठीक है। और ये चीज आपको याद रखनी है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ दिस। वी हैव द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इस टाइम की कैसी थी। अगर हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो जो किंग था दैट वाज सुप्रीम, किंग यहाँ पे सुप्रीम था, और सुप्रीम अथॉरिटी जो थी मोरियन एडमिनिस्ट्रेशन में वो किंग के पास थी। और इस किंग को असिस्ट करता था कोई जिसका नाम था, जिसको हम बोलते थे दैट ही वाज कॉल्ड एज द मंत्री परिषद। ये इसको मंत्री परिषद क्या काम करता था, मंत्री परिषद वाज वी कैन से द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इट वाज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जैसे अभी के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर है उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पे आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर था, यहाँ पे एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला, यहाँ पे एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ब्यूरोक्रेसी का देखने को मिला, जहां पे आप देखते हो अधियाक्षा है, जो एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको ऑर्गेनाइज करने वाला जो हेड था दैट वाज द सुपरिटेंडेंट, उसको अधियाक्षा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, इसको अधियाक्षा कहा जाता था। और उसके बाद यहां पे समाहर्ता, जो समाहर्ता था ही वाज डीलिंग विद द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जो सबसे बड़ा रेवेन्यू ऑफिसर था दैट वाज समाहर्ता। उसके बाद सन्निधाता, he was the officer in charge, we can say the state and the treasury। क्या वो किस में था, ऑफिसर इन इंचार्ज दैट वाज सन्निधाता, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद सेनापति दैट वाज द कमांडर इन चीफ, आर्मी का हेड जो था, ठीक है। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन था ये बैकबोन था मौर्यन एम्पायर का। दिस वाज वाई कि वहां पे उस टाइम पे हम जैसे अभी हम अखंड भारत की बात करते हैं, उस टाइम पे अखंड भारत था, ठीक है, ठीक है। और ये जो इतना बड़ा सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इसको बैकबोन कर रहा था एक स्पाई सिस्टम भी। यहां पे एक इलॉबरेटेड एस्पोनेज सिस्टम था, दैट मींस स्पाई सिस्टम। यहां पे बहुत टाइप के स्पाइस हमें देखने को मिलते हैं, कलेक्टेड इंटेलिजेंस, फॉरेन एनिमीज एंड केप्ट आई ऑन न्यूमरस ऑफिसर्स पे भी जो नजर रखी जाती थी। एक स्पाई सिस्टम, एस्पोनेज सिस्टम बहुत खतरनाक था यहाँ का, तो ये चीज हमें याद रखनी है। और इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज की अगर हम बात करें तो तीर्थास थी, एंड मोस्ट वायर पेड इन द कैश, ठीक है, ठीक है। जो त्रिथाज थे इनको जो ज्यादातर हम देखते हैं कैश दिया जाता था, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज थे उनको क्या काम कहा जाता था, इनको कहा जाता था त्रिथाज। क्या कहा जाता था ये आपको याद रखना है, त्रिथाज कहा जाता था इनको। एक सेकंड, इनको क्या कहा जाता था, दे वर कॉल्ड एज तीर्थास, एंड मोस्ट वर पेड इन, दे वर पेड इन द कैश, ठीक है।
यहाँ पे हाईएस्ट फंक्शनरीज में कौन आते थे? या तो मंत्री आते थे, मिनिस्टर्स, या तो पुरोहित आता था, दैट इज द प्रीस्ट, हेड प्रीस्ट, या तो सेनापति आता, या तो युवराज आता। यही सारी जो थे, दीज आर हाईएस्ट फंक्शनरीज, ये हमें याद रखना है। उसके बाद लेट अस कम टू, क्योंकि इनकी जो कैपिटल थी दैट वाज जो हमारे पास है दैट वाज पाटलिपुत्र। सो पाटलिपुत्र जो हमने बोला, इसकी ये असल में कौन था? दैट वाज द पाटलीग्राम। और पाटलीग्राम को टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रिचवी इन्वेजन, अजातशत्रु क्या काम करते हैं? अजातशत्रु इसको फोर्टिफाई करते हैं और यहाँ पे एक सिटी बनाते हैं, दैट इज द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र। पहले ये पाटलीग्राम होता है। उसके बाद उदयन आता है। उदयन अपनी कैपिटल क्या काम करता है? राजगिरी से पाटलिपुत्र लेके आता है, और इस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए ज्यूरिंग हिज रेन मौर्य और गुप्ता पीरियड भी ऐसे ही रखते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका द ग्रेट और समुद्रगुप्त, ये एडमिनिस्ट्रेड ही यही से कर रहे थे, दैट इज फ्रॉम द पाटलिपुत्र। जितने भी बड़ी किंगडम्स आपने देखे होंगे, मैक्सिमम ऑफ देम, जो हम हिंदू किंगडम्स की बात कर रहे हैं, दे वर ऑपरेटेड फ्रॉम द पाटलिपुत्र, दैट्स फ्रॉम द बिहार, प्रेजेंट डे पटना। ठीक है, प्रेजेंट डे पटना। और ये सब्सिक्वेंटली इट्स इंपॉर्टेंस फिर धीरे धीरे डिक्लाइन हो गई। और यहाँ पे जो चाइनीज पिलग्रिम्स आए थे, ज़ुएज़ेंग विजिट करते हैं इन द 7th सेंचुरी को, और ये देखते हैं कि ये जो पूरी सिटी थी ये पूरी रून्स में थी और छोटी सी पॉपुलेशन यहाँ पे रहती थी। ठीक है, एवन द फेमस ट्रैवलर जो फाहिन एंड ह्वेनसैंग है, ही ऑल्सो विजिटेड दिस सिटी। और स्कॉलर्स जो कौटिल्य थे वो यहाँ पे रुके थे, बहुत सारे स्कॉलर्स यहाँ पे रुके भी थे। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। नाउ दिस वाज अबाउट द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द प्रोविजनल लेवल पे क्या था। जब हम प्रोविजनल लेवल की बात कर रहे हैं तो एम्पायर बहुत लार्ज था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, आपने सब कुछ कब्जे में कर लिया था। सो ये सारी चीजें जब हम देखते हैं, इतना बड़ा एम्पायर, और इस एम्पायर को फिर क्या काम किया गया था? इसको 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स में इन्होंने क्या किया गया था? डिवाइड किया था। देखिए, अब यहां पे ये याद रखने कौन 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स थे ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। पहले ही हमारे पास था पाटलिपुत्र, दैट वाज द इंपीरियर कैपिटल, दैट वाज द मेन कैपिटल, सेंट्रल कैपिटल, दैट वाज द सीट ऑफ द एम्पायर, जहां पे बादशाह, जहां पे चंद्रगुप्त मौर्य बैठता था, दैट वाज द पाटलिपुत्र। उसके बाद तक्षशिला, दैट वाज द प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ नॉर्थ प्रोविंस। उज्जैन जो मध्य प्रदेश है, दैट वाज फ्रॉम द वेस्टर्न प्रोविंस। तोसिला जो उड़ीसा में है, दैट वाज फ्रॉम द ईस्टर्न। और जो आपको सवार नगरी देखने को मिलते हैं, दैट इज कर्नाटका, दैट वाज द कैपिटल फॉर द साउथर्न प्रोविंस। ये आपको पीटी यूटीएस याद होना चाहिए, दैट इज पीटी यूटीएस याद होना चाहिए, दैट इज पीटी यूटीएस याद होना चाहिए, दैट इज पीटी यूटीएस याद होना चाहिए, याद होने चाहिए आपको ये पांचों जो प्रोविंशियल कैपिटल्स थे। ठीक है, और ये जो प्रोविंशियल सेंटर्स थे ना, इनको केयरफुली चूज किया गया था। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप तक्षशिला और उज्जैन की बात करो, तक्षशिला और उज्जैन की, ये कहां पे है? ये सिचुएटेड 2 इंपॉर्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट्स पे। आप देखो, ये दोनों लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट्स पे हैं। सवारनगिरी देख लो, द गोल्डन माउंटेन जिसको कहा जाता है। ठीक है, गोल्ड माइंस जो कर्नाटका की थी, केजीएफ सुना होगा, केजीएफ यही तो है, केजीएफ तो यही पे था। सो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, कौन कौन सी प्रोविंशियल कैपिटल से पूछी जाती है प्रीलिम्स में, और मेंस प्रोस्पेक्टिव से भी आपको पता होनी चाहिए ये सारी चीजें। नाउ लेट अस कम टू द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रोविंशियल के बाद लेट अस कम टू द नाउ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब देखिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो आप देखते हो, ये स्मॉलर यूनिट्स थे इसके। ठीक है, यहां पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। आप देखिए किस लेवल तक एडमिनिस्ट्रेशन थी। जो राजूकाज थे, यहां के राजूकाज, उनको बोला जाता था कि ये उस टाइम का डीसी था। राजू का उस टाइम का डीसी था, बिकॉज ही वाज द इंचार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मॉडर्न डे कलेक्टर जो आज हमें युक्ताज यहां पे देखने को मिलते हैं, और सबऑर्डिनेट ऑफिशियल्स एग्जिस्टेड राजूकाज। यहां पे युक्ताज जो है आप कह सकते एडीसी, एडिशनल डीसी। ठीक है, या आप कह सकते हो तहसीलदार। ठीक है, युक्ताज जो थे, दे वर द तहसीलदार ऑफ दैट टाइम। याद रखने हैं आपको, उस टाइम के जो डीसी थे, दैट वाज राजूकाज। उस टाइम के युक्ताज आपको देखने को मिलेंगे। और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो यहां पे म्युनिसिपल बोर्ड था हर जगह, जहां पे आपको 30 मेंबर देखने को मिलते थे अर्बन एरिया में। मेगास्थनीज रेफर करता है कि यहां पे तो 6 कमिटीज बिठाई गई थी, 5 बोर्ड मेंबर्स थे ईच
टू मैनेज द एडमिनिस्ट्रेशन इन पाटलिपुत्र। और दीज 6 कम्युनिटीज वायर कौन कौन सी थी? कमिटी ऑन इंडस्ट्रियल आर्ट्स था, कमिटी ऑन फॉरेनर्स थी, कमिटी ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ थी, कमिटी ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स थी, कमिटी ऑन सुपरविजन ऑफ मैन्युफैक्चर्स थी, कमिटी ऑन कलेक्शन ऑफ एक्सरसाइज एंड कस्टम ड्यूटीज। ये देखिए, ये वाला इंपॉर्टेंट था, ये वाला इंपॉर्टेंट था, ये वाला इंपॉर्टेंट। भाई साहब आप क्या करते? आप गए वहां पे, आपकी पहले ही पट्टा लगाया गया जब आप अंदर गए कि भाई साहब ये फॉरेनर यहां पे आया, तो इससे आप देखिए कितना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा होता। और विलेज लेवल की बात करते हैं हम, तो यहां पे ग्रामीणी था, या ग्रामनी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और इसका जो ऑफिशियल सुपीरियर था दैट वाज गोपा। जो फॉर एग्जांपल ग्रामीणी जो था एक विलेज का हेड था, और 10-15 विलेज का जो हेड होता था उसको कहता था गोपा। उसको क्या काम कहा जाता था? उसको कहा जाता था गोपा। ये आपको याद रखना है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद लेट अस टॉक अबाउट द आर्मी। जब हम आर्मी को देखते हैं तो आर्मी वाज द बैकबोन ऑफ मौर्यन एम्पायर, बैकबोन ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो लार्जेस्ट आर्मी एट दैट टाइम, लार्जेस्ट आर्मी, लार्जेस्ट बोला जाता है कि उस टाइम के जो हमें ग्रीक सोर्सेज देखने को मिलते हैं ना, वो बोलते हैं कि भाई साहब अंडर द सेनापति यहां पे जो मौर्यन आर्मी थी दैट वाज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, हैविंग द 6 लाख फुट सोल्जर्स, 30,000 कैवलरी, 9,000 एलिफेंट्स, 8,000 चैरियट्स। और कुछ बोलते हैं कि भाई साहब ये अफवाहें हैं, हवा में बातें हैं, इतना ज्यादा नहीं था, ठीक है। और उस टाइम पे मैगस्थनीज ये बात करते हैं कि जब हम ग्रीक सोर्सेज तो मैगस्थनीज की ज्यादा बात करेंगे इंडिका की, तो वहां पे 30 बोला जाता है कि कमेटी अब 30 मेंबर की कमेटी थी। और ये 30 मेंबर की कमेटी के अंदर विथ 6 सब कमिटीज, इन एक एक के अंदर क्या थी? 30 जो थी, इस 30 के अंदर 6 सब कमिटीज थी, सब कमिटीज, ठीक है। और ईच विद 5 मेंबर्स, हर कमेटी में कितने थे? 5 मेंबर थे, ठीक है। और ये 5 मेंबर हर एक क्या काम कंट्रोल करता था? 6 विंग्स ऑफ मिलिट्री। आर्मी को कंट्रोल करता था, कैवलरी को, एलिफेंट्स को, चैरियट को, नेवी को, ट्रांसपोर्ट को। आप देखिए कितनी बड़ी आर्मी थी, ठीक है। और जो एक्टिविटीज होती थी, ट्रांसपोर्ट एंड द प्रोविजन सब कमेटी वायर रेदर वेरिड। दे इंक्लूड द अरेंजिंग बुलॉक कार्ट्स टू कैरी इक्विपमेंट्स, प्रोसीजरिंग फूड फॉर द सोल्जर्स एंड फॉडर फॉर द एनिमल्स, एंड रिक्रूटिंग सर्वेंट्स एंड आर्टिजन्स टू लुक आफ्टर द सोल्जर्स। ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। जो प्रोविजंस की सब कमिटीज थी वो ये काम करती थी, जो गुजा वुजा उस टाइम पे खाना वाना लेना आर्मी के लिए। उसके बाद रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्यन पीरियड के टाइम पे हम बोलते हैं कि देयर वाज इलैबोरेट मशीनरी फॉर एक्सेसिंग द कलेक्टिव टैक्स। टैक्सेस के लिए बहुत अच्छा सिस्टम इन्होंने यहां पे बना के रखा था। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, ठीक है। और एग्रीकल्चर कौटलिया जो नाम देते हैं, कौटलिया नेम मिनी टैक्सेस दे वर कलेक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स, आर्टिजन्स, ट्रेडर्स, हर किसी से टैक्स लिया जाता था, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहां पे पहली बार कोई मशीनरी जो है एक बनाई गई जिससे आप एक्सेस कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो टैक्स, और ऐसी तरह डेवलपर पहली बार एंशिएंट इंडिया में आपको देखने को मिला, दैट वाज द कौटिल्य। और एग्रीकल्चर जो है दैट बिकम द मोस्ट, दैट एट दैट टाइम आल्सो दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। और जो लैंड रेवेन्यू था, 1 सेकंड, हम यहां पे बात कर रहे थे दैट वाज द रेवेन्यू सिस्टम की हमने बात की। तो एग्रीकल्चर जो है दैट रिमेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस टाइम पे भी एग्रीकल्चर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहां पे सोर्स रहता है रेवेन्यू का। और लैंड रेवेन्यू जो उस टाइम पे रखा जाता है दैट इज द 1/6 रखा जाता है। कितना? दैट इज द 1/6 रखा जाता है। इस टाइम पे भी जो लैंड रेवेन्यू है दैट रिमेन्स द 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस जो होता है। और यहां पे स्टेट प्रोवाइड करती है इरिगेशन फैसिलिटीज भी, बट those who received them had to pay for them। अगर कोई इरिगेशन के लिए लेता है, पानी लेता है, तो उसको उसके लिए पे भी करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे टोल्स भी लेव किए गए ऑन द कमोडिटीज ब्रॉट फॉर द टाउन फॉर सेल, तो उन पे टोल टैक्स भी लगता था। और स्टेट यहाँ पे एंजॉय करती थी मोनोपोली। किसमें? एक तो माइनिंग वो सिर्फ स्टेट कर सकती थी, सेल ऑफ लिकर वो सिर्फ स्टेट कर सकती थी, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्म्स वो सिर्फ स्टेट कर सकती थी। एंड दैट वाज द बेस्ट थिंग जो हम अभी के टाइम पे देख रहे हैं। दीज पॉलिसीज दिस वाज ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड, आप खुद देख सकते हो। और जो
Samartha tha, that is the highest officer in charge for the assessment, और Sanidhita who was the chief custodian of the state ट्रेजरी एंड द स्टोर हाउसेस, इन सब चीज़ों, इन लोगों के बारे में हमने पहले बात की। और जब हम मौर्य, मच ऑफ द मौर्यन रेवेन्यू वाज स्पेंट ऑन पेइंग द आर्मी, रॉयल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, चैरियट्स एंड अदर पब्लिक वर्क्स। आपने देखा कि इतनी बड़ी आर्मी को आप कंट्रोल कर रहे हो, इतनी बड़ी आर्मी आपने रखी है, तो आपको उसके लिए तो कम से कम पैसा तो चाहिए, उसको देखने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए, और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत सारा पैसा इनका खर्च होता था। यहाँ पे इस टाइम पे हमें जो है पंच मार्केट सिल्वर कॉइन्स भी देखने को मिलती है, और जो सिंबल कैरी करती है किसका, पीकॉक का, हिल का, क्रीसेंट का, और ये बनाई गई थी फॉर्मड बाय द इंपीरियल करेंसी ऑफ द मौर्यल्स, मौर्याज जो इंपीरियल करेंसी यही थी, दैट वाज ऑफ द सिल्वर। और दे हेल्प्ड टू कलेक्ट टैक्स एंड पेड ऑफिसर्स इन कैश। और इन सिल्वर कॉइन्स की मदद से क्या काम होता था, इजी होता था इनको कैश देना, किसी को पैसे देना, सैलरी देना, टैक्स कलेक्ट करना, दैट बिकम ईजी ड्यूरिंग दिस period। ये हमें याद रखना है। आफ्टर दैट इफ वी सी द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, देयर वाज द सुप्रीम कोर्ट लोकेटेड इन द कैपिटल, दैट इज इन द पाटलिपुत्र, और चीफ जस्टिस को बोला जाता था धर्मांतकरण। ठीक है, धर्मांतकरण बोला जाता था इसको, जो इस टाइम पे चीफ जस्टिस था उसकी बात करें हम। यहाँ पे सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स बनाए गए थे अंडर द अमतियाज के अंडर। ठीक है, और यहाँ पे जो है इन टाउन्स जब हम देखते हैं कि केसेस जो है सेटल किए जाते थे बैठे ग्राम वर्दा, और यहाँ पे जब हम देखते हैं या ग्राम वर्दा से या नगर वखीरा कामह का मंत्रा जो हमारे पास, कामहा मंत्रा जो है हमारे, ये जो नगारा, आप याद रखना नगारा रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये दोनों, ये हमारे कहाँ पे होती थी, विलेज पे, ये हमारे पे टाउन्स होती थी, दैट इज नगारा। ठीक है, और इस टाइम पे जो पनिशमेंट्स मिलती थी, या तो फाइन देना पड़ता था, इंप्रिजमेंट होती थी, म्यूटिलेशन होती थी, डेथ भी। ठीक है, और यहाँ पे पुलिस स्टेशंस भी देखे गए मेजर प्लेसेस ऑफ द सिटी में, और ये बोला जाता था कि कोई इनोसेंट की डेथ ना हो। ठीक है, और यहाँ पे इवन ये तक कि अशोका जो है, जब अशोका का रूल आता है, जो बिंदुसार का बेटा होता है, वो वहां पे धम्मा ये महामतराज लगाता है। व्हाट वाज दिस धम्मा महामतराज, कि वो स्टेप उठाता है अगेंस्ट द अनजस्ट इम्प्रिजमेंट जो होती है, वो वहां पे रिमिशन का कंसेप्ट लाता है, रिमिशन ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, और ये अशोकन इंस्क्रिप्शंस में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद लेट अस टॉक अबाउट द बिंदुसार। लेकिन बिंदुसार पे जाने से पहले यहाँ पे हमने टैक्स की बात की। ठीक है, यहाँ पे हमने टैक्स की बात की, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद होनी चाहिए। मुझे लगा कि यहाँ पे कवर नहीं हुई है, तो उसको हम कुछ कवर करेंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं, लेट अस टॉक अबाउट देम पहले, दीज आर इंपॉर्टेंट। सो द फर्स्ट थिंग इज हमारे पास, दैट इज जो किंग था, किंग, इसको बोला जाता था स्वामिन। क्या बोला जाता था, किंग को बोला जाता था इस टाइम पे स्वामिन। और जो हाई ऑफिशियल्स थे या मिनिस्टर्स, जो मिनिस्टर्स थे उनको क्या बोला जाता था, मिनिस्टर्स को बोला जाता था दैट इज अमतिया। ये पूछा जाता है एग्जाम में। और हमारे पास जो जनपद है, जो टेरिटरी है, टेरिटरी को बोला जाता था जनपद। टेरिटरी के बाद वी हैव द ट्रेजरी। ट्रेजरी को क्या बोला जाता था, वी हैव द फोर्ट, उसको क्या बोला जाता था, वी हैव द फ्रेंड, उसको क्या बोला जाता था, वी हैव आर्मी और फोर्स। तो इनका नाम आपको याद रखना है। जो टेरिटरी है इसको क्या बोला जाता था, दैट इज जनपद। जो हमारे पास ट्रेजरी है, ट्रेजरी, इसको बोला जाता था कोषा। जो फोर्ट था, फोर्ट को बोला जाता था दुर्गा। जो हमारे पास फ्रेंड है उसको बोला जाता था मित्र। और जो फोर्स है, आर्मी है, इसको बोला जाता था दंडा। ठीक है, अब इस टाइम पे बहुत सारे टैक्सेस, आप देखो कितने टैक्सेस थे, आपको खुद समझ आएगा। पहला जो टैक्स था दैट वाज बागा।
दूसरा जो टैक्स था दैट वाज बाली। तीसरा जो टैक्स था दैट वाज चोरा राजा। चोरा राजू। चौथा जो टैक्स था दैट वाज प्राणाया। प्राणाया। पांचवा जो टैक्स है हमारे पास दैट वाज पिंडकारिया। छठा जो टैक्स था यहां पे आप देखिए दैट वाज निष्कर्माया। निष्कर्माया। जो सातवां टैक्स हमारे पास था दैट वाज शुल्कास। जो आठवां टैक्स हमारे पास है दैट वाज विस्थि। इतने टैक्स आपको याद रखने हैं, छोड़ो बाकी, लेकिन इतने याद होने चाहिए। नाउ ये जो बाग टैक्स था इट वाज द लैंड रेवेन्यू। जो हमने बात की वो कितना था दैट वाज 1/6 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। यहां पे जो बाली था दैट वाज एडिशनल टैक्स, इसके ऊपर टैक्स, एडिशनल टैक्स। जो चोर राजा था दैट वाज द टैक्स फॉर द सर्च ऑफ फीत। चोर राजू फॉर फॉर किसके लिए, फॉर थीफ, फाइंड। चोर को पकड़ने के लिए आपको ये टैक्स देना पड़ता था। उसके बाद था हमारे पास प्रणाया दैट वाज इट वाज एन इमरजेंसी टैक्स। उसके बाद पिंडकारिया दैट वाज इंपोर्ट टैक्स। पिंडकारिया वाज एनुअल, एनुअल टैक्स, एनुअल टैक्स, एनुअल टैक्स, एनुअल टैक्स हर साल जो आपको देना पड़ता था आपके घर वर प्रॉपर्टी का, ठीक है, दैट वाज पिंडकारिया। उसके बाद हमारे पास था निशयारा, निशय कर्मा। निशय कर्मा वाज एक्सपोर्ट। और यहाँ पे जो है प्रिवाशा दैट वाज द इंपोर्ट, ये आपको याद रखना है, प्रिवाशा वाज फॉर द इंपोर्ट। यहाँ पे सुल्कास, सुल्कास वाज फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर। और विस्ती जो हमारे पास था ना, विस्ती वाज फोर्स्ड लेबर, सुलवा वाज कस्टम ड्यूटी। सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलत क्यों हो रहा है यार। जो हमारे पास सुल्कास थे दैट वाज हमारे पास कस्टम ड्यूटी। और विस्ती जो था दैट वाज फोर्स्ड लेबर। ये तो क्वेश्चन आया अभी था, इस टाइम मैंने प्रीलिम्स निकाला था उस ये विस्ती का क्वेश्चन आया था एक बार, मुझे पूरा याद है। ये विस्ती पे क्वेश्चन आया था, एक लाइन थी विस्ती की, तो इस पे क्वेश्चन आया था। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द बिंदुसार। लेकिन बिंदुसार पे फिर भी जाने से पहले देयर वर जो कौटिल्य के एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पे 27 अध्यक्षास थे। क्या थे, 27 आप कह सकते हो। देयर वर एटलीस्ट 27 27 को 27 अध्यक्षास, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट अध्यक्षास थे दैट वाज द डिपार्टमेंट्स वी कैन से, ठीक है। डिपार्टमेंट्स कितने थे दैट वर 27। उसमें से जो इंपॉर्टेंट थे, पहला जो इंपॉर्टेंट था दैट वाज, याद रखना है, दैट इज पोटवा दक्षा, पोटवा अध्यक्षा, पोटवा, रुको एक सेकेंड, पोटवा, पोटवा दीक्षास। जो दूसरी हमारे पास है दैट वाज सीता दीक्षा, आगे आप खुद लगा लेना। तीसरी जो हमारे पास दैट वाज कुपिया। चौथी जो हमारे पास है दैट वाज गानिका, गानिका दीक्षा, गानिका दीक्षास। और उसके बाद था लक्षणा दीक्षास, लक्षणा दीक्षास, लक्षणा दीक्षास। जो ये पोटवा दीक्षास था दिस वाज फॉर द वेट एंड मेजरमेंट, दिस वाज वेट एंड मेजरमेंट, फॉर वेट एंड मेजरमेंट। जो हमारे पास सीता दीक्षा था दैट वाज फॉर द क्राउन लैंड, क्राउन लैंड। और उसके बाद कुपिया दैट वाज रिलेटेड टू द फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है। उसके बाद जो गनिका था, गनिका वाज रिलेटेड टू कोर्ट डांसर्स। उसके बाद जो लक्षणा था दैट वाज रिलेटेड टू मिंट, जो मिंटिंग होती थी, ठीक है। ये चीज हमें याद रखनी है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द बिंदुसार।
अब बिंदुसार जो है, बिंदुसार की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पहले वो जान लेते हैं। देखिए, जब बिंदुसार जो होता है, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य की पहली बीवी से होता है, ठीक है। जो पहली बीवी चंद्रगुप्त मौर्य की होती थी, उसके पेट में बिंदुसार होता है। अब यहां पे कौटिल्य आता है। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जहर देता है, किसमें, खाने में, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जहर, ताकि अगर कल को इसके दुश्मन इस पे जहर, इसको जहर देंगे कहीं पे, तो ये मरना नहीं चाहिए, ये रेजिस्ट करना चाहिए उस जहर को। ये इसकी बॉडी को तैयार कर रहा होता है जहर के लिए, ठीक है। कौन? दैट इज द बिंदुसार। अब एक दिन क्या काम होता है, एक दिन जो ये खाना होता है, ये बिंदुसार इसकी अपनी मां के पेट में होता है, दैट इज जो हमारे पास चंद्रगुप्त मौर्य है उसकी बीवी, पहली वाली बीवी, क्योंकि दूसरी बीवी वो बेटी थी सेलेसियस निकेटर की। अब दूसरी, पहली बीवी जो ये है, एक दिन काम क्या होता है कि जो ये बिंदुसार की मां है, चंद्रगुप्त मौर्य की पहली बीवी है, ये वो खाना खा लेती है। अब ये जहर का असर हो जाना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि प्रेग्नेंट होती है, यहां से जहर का असर स्टार्ट हो जाता है। अब जब ये जहर का असर स्टार्ट होता है बहुत खतरनाक, अब कोई ऑप्शन नहीं होता, ये मरने की कगार पे होते हैं। लेकिन यहां पे चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी औलाद बचानी होती है। चंद्रगुप्त मौर्य यहां पे एग्जाम्पल सेट करते हैं। ये अपनी तलवार उठाते हैं और अपनी बीवी का जो है पेट चीर देते हैं अपनी तलवार से, और वहां से वो बच्चा निकालते हैं। और बोला जाता है कि उसी जहर का एक ड्रॉप जो है इसकी, इस पे पड़ता है, किस पे, इसके माथे पे पड़ता है बिंदुसार के, और एक बिंदु जैसा बन जाता है, फिर इसको बिंदुसार इसीलिए नाम पड़ा। और इसकी मां जो है वो मर जाती है, दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य की पहली बीवी मर जाती है, और लेकिन बेटा जिंदा रहता है जिसको बिंदुसार कहा गया, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार जो था ये अजीविका था, ये आजीविका रिलीजन से था, आजीविका, आजीविका। ये चंद्रगुप्त के बाद, इवन जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो मरा नहीं था, उसने त्याग दिया था सब कुछ। उसने पहले ही बोला था जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तब मैं इसके हवाले सब कुछ करूंगा, और खुद क्या काम करूंगा, खुद आई विल, मैं सलेखना ले जाऊंगा, मतलब सलेखना ये करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा। दैट मीन सलेखना बुद्धिज्म में एक, या इसमें जैनिज्म में एक प्रैक्टिस है कि आप सब कुछ छोड़ देते हो, खाना वाना पानी सब कुछ छोड़ देते हो, और भूखे भूखे मर जाते हो, सलेखना। तो उसने फिर सलेखना अटेम्प्ट किया और फिर वो मर गया, जो ये था चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद जो बिंदुसार है, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आते ही वाज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य हु रूल्ड फॉर 297 टू 273 बीसी, और ग्रीक्स इसको कहते थे अमृत घाट। क्या कहते थे इसको? अमृत घाट कहा जाता था, या ग्रीक में इसको कहा जाता था, जो इंडियन सोर्स में है हम इसको बोलते हैं अमृत घाट, लेकिन ग्रीक्स का जो बोलते थे दैट वाज अम्त्रोचैट्स असल में, क्योंकि ये यहाँ पे सॉरी गलत हो गया है, दिस अमृत घाट वाज इंडियन सोर्सेज से, और जो ग्रीक सोर्सेज है वो भी अमृत घाट ही बोलते थे, लेकिन ग्रीक में दैट इज अम्त्रोचैट्स, AMTRO, एम्थ्रोचैट्स बोला जाता था इसको, किसको? बिंदुसार को, ठीक है। और बिंदुसार ने बहुत सारी एरिया को कंकर किया। इसने मैसूर को कंकर किया, डेक्कन से, डेक्कन को मैसूर तक कंकर किया इसने, साउथ तक अपना एम्पायर फैलाया। हाउएवर ही डिड नॉट कंकर द चोलास, चोलास को इसने कंकर नहीं किया, ना ही पांड्यास को, ना ही चेलास को, ना ही कलिंगा को, जो प्रेजेंट डे कोस्टल उड़ीसा है, इनको इसने कब्जे में नहीं किया। और ही वॉज हैविंग वेरी गुड रिलेशंस विथ जो उस टाइम पे एम्बेसडर था, सीरियन किंग था, दैट वाज एंटियोचस फर्स्ट। और बिंदुसार इवन रोट एंटियोचस फर्स्ट के आस्किंग फॉर ए स्वीट वाइन, ड्राइड फिग्स एंड सोफिस्ट्स, ठीक है। दैट इज द ग्रीक डिबेटर, सोफिस्ट मतलब वहां के फिलोसफर्स। अब यहां पे ग्रीक्स ने सब कुछ दिया इसको, बट सोफिस्ट्स देने से इनकार कर दिया, सोफिस्ट नहीं दिए, दैट इज ग्रीक डिबेटर नहीं दिए। बिंदुसार सपोर्टेड द आजीविका सेक्ट एंड ही डाइड ऑन 272 BC, ठीक है, ठीक है। और ये जो आजीविका था ना, ये जो सेक्ट था, ये जो सेक्ट था, दिस सेक्ट वाज नॉट ऑफ बुद्धिज्म, ना ही जैनिज्म। दिस सेक्ट वाज फाउंडेड बाय महाकाली घोषाल,
याद रखना है, दिस वाज फाउंडेड बाय महाकाली कौशल या मखाली कौशल, मखाली कौशल इसको बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। और इसके टाइम पे कुछ रिवोल्ट भी होता है यहाँ पे, जिसको फिर अशोक जो है मैनेज कर लेता है, अशोक इसका बेटा होता है। ठीक है, आफ्टर बिंदुसार द डेथ 772 BC, जो इसका बेटा होता है दैट इज अशोका, ही बिकम द गवर्नर ऑफ द उज्जैन एंड बिकम द एम्परर आफ्टर दैट। और ड्यूरिंग द बिंबिसार's रेन अशोका क्या था, ही वाज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ तक्षशिला देन उज्जैन, एंड देन ही वाज सुपरसीटेड। रिवोल्ट जो तक्षशिला में हुआ था वहाँ पे, और कुछ हिस्टोरिकल अकाउंट्स बोलते हैं कि लेजेंड्स बोलते हैं कि जो अशोका वाज नॉट डेजिग्नेटेड हायर टू मौर्यन थोर, बोलते हैं कि अशोका जो था वो डेजिग्नेटेड हायर नहीं था, इसको बिंदुसार ने ये नहीं किया था, बिंदुसार ने इसको नहीं बोला था कि भाई साहब तू रूलर बनेगा। बट देयर वाज ऑल्सो 4 year गैप बिटवीन द एक्सेशन एंड कॉरोनेशन। आप देखिए एक्सेशन कब होता है, दैट इज 272 BC में, लेकिन कॉरोनेशन 268 में होती है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। यहां पे तो 4 साल का डिफरेंस है, देयर इज अ 4 years गैप, 4 साल का। और ये डिले स्ट्रांगली सजेस्ट करता है कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पावर स्ट्रगल चल रहा था, यहाँ पे अशोका के कुछ और भाई होंगे या मिनिस्टर्स होंगे जो ये पावर स्ट्रगल कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, हमें जो सिलोनीज क्रॉनिकल्स हैं, जब जिसमें दीपमामसा है, महावामसा है या सिलोनीज क्रॉनिकल है, वो क्लेम करते हैं कि अशोका ने पावर सीज किया बाई किलिंग इज 99 ऑफ हिज ब्रदर्स। but this is just we can say this is just a legend, this is exaggerated, more than exaggerated। ठीक है, और यहां पे और एक चीज कि अशोका जो था ही वॉज वेरी पुअर, ही वॉज वेरी सोबर, फर्स्ट ही वॉज वेरी खतरनाक, ही किल्ड नंबर ऑफ पीपल, देन एक साथ कंप्लीटली चेंज हो गया, ये कंपेशनेट बन गया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, और लेकिन ये चीज कुछ अकाउंट्स मिलते हैं कि इसका ब्रदर जो है सुषमा था, स्पेयरिंग ओनली हिज यंगेस्ट ब्रदर, तो तिस्सा को ये छोड़ देता है, बाकी सबको। दीज अकाउंट्स आर लाइकली इज एग्जैजरेटेड, नथिंग टू डू विद द रियलिटी। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कलिंगा वार, जो सबसे इंपॉर्टेंट वार इसकी लाइफ में होता है, दैट इज द कलिंगा वार। अशोका की लाइफ में ये चीज आपको याद रखनी है, दैट इज द कलिंगा वार। इन अराउंड 260 BC अशोका वेज करता है वार, जो बिंदुसार ने अटैक नहीं किया था, अशोका वार करता है, और मॉडर्न डे हमारा जो कोस्टल ओडिशा है, और सक्सेसफुली इसको कांकर कर देता है। और वहां पे एक हॉरिफाइड वायलेंस होती है और ब्लडशेड होता है। ठीक है, अशोका के एडिक्ट्स जो है कलिंगा वार के, वो यहां पे बोलते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 1 लाख लोगों को अशोका ने मारा था, और कम से कम 1.5 लाख लोग डिपोर्ट हो गए थे, और बोलते हैं लाखों लोग इसके काउंटलेस जो इसका डिवास्टेटिंग इफेक्ट था उसकी वजह से मर गए थे। और बोला जाता है कि अशोका इसकी वजह से बहुत दुखी हुए, उसके बाद रिमॉर्स हुए, और फिर उन्होंने क्या काम किया, ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट द फ्यूचर वार। ठीक है, और इसने अशोका ने भी पॉलिसी जो बहरगोशा थी, दैट वाज द पॉलिसी ऑफ फिजिकल कॉन्क्वेस्ट, दैट इज बहरगोशा, उसको छोड़ के, उसको त्याग के धम्मघोषा अपना लिया, दैट इज कल्चरल कॉन्टेक्स्ट कॉन्क्वेस्ट। लेकिन अशोका रिमेन्स यूनिक इन द वर्ल्ड हिस्ट्री एज द रूलर हु वॉलंटियरली गिव अप द वार, जो वॉलंटियरली बोलता है मैं जंग नहीं करूंगा, आफ्टर विनिंग ए मेजर वार, जो कलिंगा का बहुत बड़ा वार था वो जीत के। ठीक है, नाउ यहाँ पे एक चीज़ है अशोका का बुद्धिज्म के साथ, देखिए यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि एग्जैजरेट की गई है। ठीक है, और ये सच है कि अशोका एम्ब्रेस्ड द बुद्धिज्म आफ्टर द इन्फ्लुएंस ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क उपगुप्ता, इट्स ट्रू। ठीक है, हाउएवर हिज कन्वर्जन टू बुद्धिज्म वाज ग्रेजुअल एंड नॉट इमीडिएट, ये धीरे धीरे अशोका पढ़ने लगा इन सब चीज़ों को, जो बुद्धिज्म को, फिर इसने क्या काम किया, फिर इसने बुद्धिज्म अपना लिया। ये नहीं कि एक साथ जंग हो गई उसके बाद, ना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ हिस्ट्री में नहीं मिलता है। और पहले ये क्या बनता है, पहले ये उपाक्सा बनता है, दैट इज ले डिसपल, एंड देन 2.5 years लेटर भिखु, जिसको मॉक कहते हैं। और इन 250 BC अशोका कन्वर्टेड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट पाटलिपुत्र एंड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोगलीपुत्र तिस्सा। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये याद रखना है, मोगलीपुत्र तिस्सा, इस पे क्वेश्चन आया है कि जो चेयरमैन था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का, जो अशोका के टाइम पे हुई थी पाटलिपुत्र में, उसका हेड कौन था, चेयरमैन कौन था, ये आपको याद रखना। अशोका बहुत सारे बुद्धिस्ट मिशंस को भेजता है, सच एज तमिलनाडु, बर्मा, श्रीलंका, सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया, बहुत सारी जगह भेजता है।
और ये अपने बेटे को, जो महिंद्रा होता है और उसकी बेटी जो होता है संघमित्र होती है, वो उनको भेजा जाता है कि वो क्या काम करे, वो जाके श्रीलंका जाए और वहां पे क्या काम करे, वहां पे वो बुद्धिज्म को फैलाए। ठीक है, और वहां पे एक ट्री प्लांट करें, दैट इज द ओरिजिनल बोधा ट्री। ठीक है, अशोका नाउ हैड मेड आइडियोलॉजिकल अपील के ट्राइबल लोगों से, फ्रंटियर किंगडम से, सबसे, कि वो धम्मा को अप्लाई करे, वो छोड़ दे जंग वंग करना। एंड द सब्जेक्ट्स जो इतने भी इंडिपेंडेंट स्टेट्स में थे इन कलिंगा वार, दे वर आस्क्ड कि वो ओबे करे किंग को एज देयर फादर एंड ट्रस्ट इन हिम। ठीक है, और अशोका ने यहाँ पे कोई नो लॉन्गर कंसिडर, उसने कोई फॉरेन डोमिनेंस लेजिटिमेट नहीं की यहाँ पे फॉर द मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। इवन ही ट्राई टू कंकर देम आइडियोलॉजिकली, और स्टेप्स आगे ले रहा था ताकि वो वेलफेयर मेंस एंड इवन एनिमल्स के फॉरेन लैंड्स में। ठीक है, और अशोका अपने एम्बेसडर को भी बेचता है, जो है वेस्ट एशिया बेचता है। ये चीज़ हमें याद रखनी है एज एन एनलाइटन रूलर। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। अब जो लोग यहाँ पे मान तो, जो बहुत सारे हिस्टोरियंस, अभी बहुत सारी चीज़ें बोली जाती है कि जो अशोका था, अशोका जो यहाँ पे कलिंगा वार हुआ था, कलिंगा वार के बाद तो अशोका पूरी तरीके से पैसिफाई हो गया था। भाई साहब, जब वो पूरी तरीके से पैसिफाई हो गया था, जब उसने 1 लाख लोगों को मारा, जब उसने उस टाइम पे 1 लाख लोगों को मारा, 1.5 लाख लोग से ज्यादा जो उसी के एडिक्टिव्स बोलते हैं वो बेघर हो गए। उसके बाद वो चाहता तो वहां के किंग को वो एरिया वापस कर देता, लेकिन अशोका इस एरिया को रिटेन करता और इंटीग्रेट करता इसको अपने अंपायर के साथ। और यहां पे कोई भी एविडेंस सजेस्ट नहीं करता है कि इसने अपनी आर्मी को डिसबैंड किया, जो इसने इनहेरिट की इसी चंद्रगुप्त मौर्य से। मुझे आप बोलिए, अगर आप बोल रहे हो कि भाई साहब मुझे जंगी नहीं लड़नी, आर्मी को क्या करना है, तो आपने आर्मी भी रखी। और ये बार बार ट्राइबल पीपल जो थे उनको बोलना कि भाई साहब आप एडहर रहे प्रिंसिपल ऑफ धर्मा को, और उनको बोलता है कि अदरवाइज दिस विल हैव द ब्रूटल कॉन्सिक्वेंसेस इफ दे डिसरप्ट एंड एस्टैब्लिश द सोशल ऑर्डर एंड द राइचसनेस। व्हाट इज दिस? सो पूरी तरीके से नहीं छोड़ा है, एग्जैजरेट किया गया है इन सब चीजों को, देयर इज नो डाउट। ठीक है, नाउ यहां पे कुछ चीजें बोली जाती है कि अशोका जी की जो धम्मा पॉलिसी थी वो ब्रिटिश, जो यहां पे हमारे पास कौन, जो हमारे पास हम कहते हैं कि बुद्धिज्म की ये धम्मा पॉलिसी है, उससे अच्छी पॉलिसी थी, उससे बढ़कर ये पॉलिसी थी। ये बिलीव्ड ऑब्जर्वर्स धम्मा, ही बिलीव्ड कि लोगों को विनिंग पीपल ओवर थ्रू धम्मा सच दे बेटर कॉन्करिंग थ्रू दम द फोर्स। ये इसकी सैनिक, ये आप पढ़ लेना, अशोका धम्मा डिड नॉट इन्वॉल्व द वर्शिप, यहाँ पे कोई वर्शिप ऑफ गॉड नहीं था, परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस नहीं था। इट वॉज जस्ट अ वे कोड ऑफ द कंडक्ट, सेट ऑफ द प्रिंसिपल्स, जो आप अडॉप्ट करोगे, प्रैक्टिस करोगे ताकि लोगों को कोई तकलीफ ना हो। द प्रिंसिपल ऑफ धम्मा वॉज इंस्क्राइब्ड इन ऑन हिज एडिक्ट्स, रॉक एंड पिलर एडिक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। अशोका आस्क्ड हिज ऑफिशियल्स टू रीड द मैसेज। अब देखिए मेन फीचर्स कौन कौन से, आप एल्डर्स की रेस्पेक्ट कीजिए, जो जनरॉसिटी टुवर्ड्स द ब्राह्मण्स है वुड बी रिनाउंस्ड वर्ल्डली लाइफ, ये चीज़, ट्रीटिंग जो स्लेव्स है उनको काइंडली ट्रीट कीजिए, रिलीजन और ट्रेडिशंस को रेस्पेक्ट कीजिए, और के कॉन्क्वेस्ट जो करना है दैट कॉन्क्वेस्ट थ्रू द धम्मा। ठीक है, आप सर्व करिए टू द फादर एंड द मदर, तो प्रैक्टिस ऑफ अहिंसा, लव ऑफ ट्रूथ, रिवेंज फॉर द टीचर्स, गुड ट्रीटमेंट ऑफ रिलेटिव्स। इसने प्रोहिबिट किया एनिमल सेक्रीफाइसेस को, यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी। और दिस, ये जो पेज है, दिस इज, आप देख सकते हो, दिस इन शॉर्ट फुल मौर्यन एम्पायर आपको याद रहेगा, तो इसको आप देख लेना इन द नोट्स, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये सब कुछ मैंने पढ़ाया। ठीक है, अब धम्मा पॉलिसी एंड वेलफेयर देखिए, अशोका ने पहले ही क्या काम किया, इसने पहले ही किलिंग ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स को कंप्लीटली प्रॉफिट कर दिया, स्लॉटर ऑफ एनिमल्स इन द कैपिटल फुल्ली बैन कर दिया। ठीक है, फॉरबिट कर दिया। और अशोका ने अपॉइंट किया, दैट इज धम्मा महात्मा, हु वेंट टू प्लेस क्या टीच करने के लिए लोगों को अबाउट द धम्मा, इसने ये भी काम किया, रिलीजियस ऑफिसर। अशोका ऑल्सो सेंड द मैसेंजर टू स्प्रेड आइडियाज ऑफ धम्मा टू द लैंड, सीरिया भेजा, इजिप्ट भेजे, ग्रीस भेजे, श्रीलंका भेजे, जो इससे पहले हमने बात की। ठीक है, ठीक है, और ये भी बोला गया कि दिस विल द पेरेंटल किंगशिप, दैट इज, बोलिए लोगों को कि अशोका जो है वो लोगों को देखता है एज हिज चिल्ड्रन, वो एज हिज सब्जेक्ट नहीं देखता, वो एज हिज चिल्ड्रन देखता है, लेकिन टैक्स कम नहीं करेगा। ठीक है,
ठीक है, ये चीज़ भी है। ठीक है, और इवन इसने बनाए रोड्स बनाए, डेगवेल बनाए, रेस्ट हाउसेस बनाए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, हस्बैंड ह्यूमंस के लिए, इसने बहुत सारी चीज़ें की। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि अंपायर इतना बड़ा हो गया था अशोका के टाइम पे कि अब ये इसको अंपायर को नहीं बढ़ा सकता था। इसने क्या काम किया, इसने जो ये दम्मा पॉलिसी अप्लाई की, दैट पॉलिसी वाज कि वो पीस, दैट प्रैक्टिकल मेजर था यही कि वो कंसोलिडेट कर सके अपने अंपायर को। ठीक है, और इसकी वजह से प्रिजर्व हुआ सोशल ऑर्डर। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नाउ वी हैव द अशोकन इंस्क्रिप्शंस जिनकी हमें बात करनी है। इनको हम और एक लेक्चर में पढ़ेंगे जिसमें हम सारी इंस्क्रिप्शंस को पढ़ेंगे, सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। उसमें हमें बहुत सारे जो पिलर एडिक्ट्स है वो पढ़ने हैं, ट्राई पिलर एडिक्ट, हमें बहुत सारी चीज़ें उसमें पढ़नी है। तो उसमें हम वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। आप प्लीज़ आप पुराने लेक्चर्स को देखिए, तभी आपको आगे चीज़ें समझ आएगी। नाउ टुमारो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। ठीक है, यहाँ से कल हम स्टार्ट करेंगे द अशोकन इंस्क्रिप्शन। थैंक यू ऑल ऑफ यू।